तो आज की हमारी कहानी बनारस की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम रिंकी है। तो चलिए अब ये कहानी रिंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप में से जितने भी लोग पेरेंट्स हैं, यानी कि जिनके बच्चे हैं, वो इस कहानी को सुनने के बाद इतने ज्यादा सतर्क हो जाएंगे कि जो गलती मेरे मम्मी पापा से हुई थी, शायद वो वाली गलती आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी नहीं दोहराओगे। क्योंकि जब तक आप इस कहानी के एंड तक पहुंचोगे तब तक आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कई बार चीजें उतनी ज्यादा सुलझी हुई नहीं होती हैं जितना अपन उनको समझ लेते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं कि वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल के लोग जो कहते हैं कि ये भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन और आत्मा कुछ नहीं होती हैं, उन लोगों को आज की ये कहानी सुनने के बाद समझ आएगा कि जब खुद के साथ ये सब चीजें होने लगती हैं तो हमारी ये सोच दरी की धरी रह जाती है। दरअसल ये बात आज से लगभग 7 साल पहले की है। आज से 7 साल पहले मैं और मेरी बहन सुहाना अपनी 10th की बोर्ड एग्जाम देने के बाद अपने घर वालों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हमारी फैमिली की कोई ट्रिप बन पाती, उससे पहले ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम लोगों को हमारी वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। दरअसल हुआ ये था कि जिस वक्त हम सभी घर वाले एक जगह पर बैठकर ये बातें कर रहे थे कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हमें कहाँ पर घूमने जाना चाहिए, तो उसी दौरान अचानक से ही पापा के फोन की रिंग बजती है। और जैसे ही रिंग बजती है तो पापा फोन को उठाने के बाद सामने की तरफ जो कोई भी था उसकी लगभग 5 से 7 सेकंड तक बात सुनते ही वहां से उठकर साइड में चले गए थे। और फिर जब वो 4 से 5 मिनट के बाद वापस लौटे तो उन्होंने वहां आते ही बड़ी ही खामोश आवाज में हम लोगों से कहा कि बेटा, हम लोगों को ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी और इस बार हम लोग कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो हम दोनों बहनों के चेहरे बिल्कुल उतर चुके थे, क्योंकि हम दोनों ही इस बार कहीं घूमने जाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उस ट्रिप को लेकर हम दोनों ने काफी कुछ सोच रखा था। पर तभी मेरी मम्मी पापा से पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, आप अचानक से इस तरीके से ट्रिप पर जाने की बात को कैंसिल क्यों कर रहे हो। तो मम्मी के ऐसा पूछने पर पापा हम लोगों को बताते हैं कि हमारी जो बुआ हैं वो आज सुबह ही सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई हैं, जिसकी वजह से उनका एक पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है। अब ये बात सुनते ही हम सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि हमारी जो बुआ थी वो हमारी फैमिली में हमारे सबसे ज्यादा क्लोज थी। क्योंकि पापा और बुआ दोनों अकेले भाई बहन थे, यानी कि उन बुआ के अलावा पापा की ना ही तो कोई दूसरी बहन थी और ना ही कोई भाई था। ऐसे में शुरू से ही बुआ जी का हमारे घर से थोड़ा ज्यादा ही लगाव रहा था। पर अब ये बात सुनने के बाद मम्मी पापा तो उसी टाइम उनसे मिलने के लिए निकल चुके थे। लेकिन सच बताऊं तो उनके जाने के बाद बुआ जी के पैर टूटने से ज्यादा दुख हम लोगों को हमारी ट्रिप के कैंसिल होने का हो रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, या फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई हॉरर कहानी सुनाने के बजाय ये इस तरह की नॉर्मल बातें क्यों बता रही हूँ। पर इन बातों के बारे में आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे कब हम लोगों के दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं इसका हमें पता भी नहीं चलता है। और ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में उस चीज को नोटिस करने के लिए और जो कुछ आपके साथ शुरुआत से धीरे धीरे हो रहा होता है उसको पकड़ने के लिए आपका इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस दिन जब मेरे मम्मी पापा बुआ जी से मिलने के बाद वापस घर पर लौटे थे तो घर आते ही मेरे पापा ने हम दोनों बहनों से एक बात कही, और उस बात को सुनते ही हम दोनों में से ही कोई भी उस चीज के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल पापा ने हम लोगों से कहा
कि तुम दोनों में से किसी एक बहन को बुआ जी के घर पर उनकी देखभाल के लिए रहना होगा। जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम उनके घर का जो कामकाज है वो कर देना। अब जैसे ही पापा ने ये बात बोली तो हम दोनों बहनें ही उन्हें इस बात के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि एक तो ऊपर से हमारी घूमने जाने वाली ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी और अब ऊपर से हम दोनों पूरी गर्मियों की छुट्टियां एक दूसरे से अलग रहकर नहीं बिताना चाहती थी। इसी वजह से हमने इस बात के लिए पापा को कह दिया था कि हम दोनों में से कोई भी उनके घर पर नहीं जाने वाला। लेकिन फिर पापा ने हमसे कहा कि उनके ऊपर बुआ जी का काफी ज्यादा एहसान है और उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार मुझे किसी बात के लिए बोला है। तो ऐसे में सिर्फ मेरी बात रखने के लिए ही तुम दोनों में से कोई भी उनके घर पर जब तक तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तब तक रहने के लिए चले जाओ। अब जब पापा ने काफी मायूस आवाज में हम दोनों से ये बात कही तो फिर सुहाना दीदी कहती हैं कि ठीक है, मैं बुआ जी की देखभाल करने के लिए उनके घर पर चली जाती हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी बहन सुहाना थी वो सिर्फ मेरे से 40 मिनट बड़ी थी। कहने का मतलब हम दोनों बहनें जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन मम्मी मुझे बचपन से ही बताया करती थी कि वो तुमसे बड़ी हैं, इसलिए तुम उसे दीदी बोला करो। इसीलिए जब सुहाना दीदी ने ये बात कही तो फिर जिस पैकिंग को हम लोगों ने ट्रिप पर जाने के लिए तैयार किया था, उसी पैकिंग में जो सुहाना दीदी का सामान था वो सारा का सारा सामान लेकर हम लोग उसी शाम को पापा के साथ बुआ के घर पर चले गए थे। लेकिन जैसे ही मैं और पापा सुहाना दीदी के साथ उनके घर पर गए तो बुआ जी की हालत देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनका पैर फ्रैक्चर है या फिर उन्हें कुछ थोड़ी बहुत चोट भी आई है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता तो जाहिर सी बात है कि पैर के ऊपर प्लास्टर किया जाता है या फिर कोई मर्म पट्टी होती। लेकिन बुआ तो सिर्फ बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। हालांकि जब मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ही जानबूझकर प्लास्टर नहीं करवाया, हल्का सा फ्रैक्चर है, 10-15 दिन के रेस्ट के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर मैंने भी उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यानी कि मैं और मेरे पापा उसी दिन सुहाना दीदी को बुआ के घर पर छोड़कर वापस अपने घर आ गए थे। हालांकि उस दिन शाम से ही हम दोनों बहनें फोन के ऊपर काफी देर तक बातें करने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ घर पर मेरे साथ भी टाइम बिताने वाला मेरा कोई छोटा भाई या फिर बहन नहीं थी। ऐसे में सारे दिन टीवी देखने के बाद जब मैं शाम को हर चीज से उब जाया करती थी तो फिर मैं सुहाना दीदी के पास कॉल कर लिया करती थी। हालांकि शुरू शुरू में तो हम दोनों बहनें वीडियो कॉल के ऊपर ही बातें किया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ना जाने क्यों लेकिन सुहाना दीदी मुझे वीडियो कॉल के लिए मना करने लगी थी। 10-15 दिन तक तो उन्होंने ठीक ठाक तरीके से वीडियो कॉल पर बातें की थी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको ना जाने क्या हो गया था। जब कभी भी मैं उनको वीडियो कॉल करने के लिए बोला करती थी तो वो मुझे इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया करती थी और कॉल पर बात करते टाइम भी अब वो पहले की तरह बातें नहीं किया करती थी। और जब मैंने उनसे इस चीज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ बुआ के घर पर काफी ज्यादा काम रहता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि उनका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। अब जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी तो पहले तो मुझे लगा कि शायद पूरे घर का काम अकेले करने की वजह से उनको थकान हो जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने तो मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया था। इसके साथ ही वो मम्मी से भी बहुत कम बात करने लगी थी। पर जब हम लोग बुआ के फोन पर बात करते टाइम बुआ से सुहाना दीदी के बारे में पूछते थे तो वो हमसे कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात थी जो मुझे खटक रही थी कि बुआ भी फोन पर बात करते टाइम कभी भी सुहाना दीदी से हमारी बात नहीं करवाती थी। जब कभी भी हम उनसे बात करने के लिए बोलते थे तो वो हर बार ही कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करती थी। कभी वो कहती थी कि सुहाना किचन में कुछ काम कर रही है, जब वो फ्री होगी तो अपने आप ही कॉल कर लेगी, या फिर कभी हम लोगों से कह दिया करती थी कि वो बाथरूम में हैं और नहा रही हैं। ऐसे में लगभग महीने भर तक जब मेरी सुहाना दीदी से बात नहीं हो पाई तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। क्योंकि एक ऐसी बहन जो अपनी बहन से एक दिन भी बात किए बिना नहीं रहती थी, अब वो महीने भर तक जब उससे बात ना करें तो ये बात सामने वाले को अजीब जरूर लगती है। इसी वजह से एक दिन मैंने मेरे पापा से कहा कि हम लोग बुआ के घर पर सुहाना दीदी से मिलने के लिए चलते हैं। तो जब मैंने ये बात बोली तो पापा भी मुझे इस बात के लिए हाँ कह देते हैं, क्योंकि पिछली रात ही मम्मी उनसे बोल रही थी कि आप लोग एक बार बुआ के घर पर हो आओ, क्योंकि जब से उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है
उसके बाद से हम लोगों का भी उनके घर पर जाना नहीं हुआ और काफी लंबे टाइम से सुहाना से भी ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई है। ऐसे में आप वहां जाकर बुआ का भी हालचाल देख लेना और सुहाना कैसी हैं ये भी देख लेना। तो अब जब दूसरे दिन मैंने भी पापा से वही बात बोली तो पापा मुझसे कहते हैं कि अरे हाँ, कल रात को खाना खाते टाइम तुम्हारी मम्मी भी मुझे वहां जाने के लिए बोल रही थी, तो तुम ऐसा करो कि 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाओ, तब तक मैं मार्केट में कुछ काम है उसे निपटा कर आता हूं। अब पापा के ऐसा कहते ही मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपनी बहन से मिलने वाली थी। इसीलिए मैं फटाफट उनकी मनपसंद की कुछ 2-4 चीजें बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि बुआ के घर पर उनको तो घर का काम करने से ही टाइम नहीं मिल पाता होगा, तो ऐसे में वो भला कहाँ अपने मनपसंद की चीजें बनाकर खा पाती होगी। तो इसीलिए जब मैं और मम्मी किचन में कुछ 2-4 चीजें बना ही रहे थे तो उसी टाइम पर अचानक से मम्मी के फोन की रिंग बजती है, और जैसे ही फोन की रिंग बजती है तो मम्मी कुछ काम में लगी हुई थी। इसी वजह से वो मुझसे कहती हैं कि अरे रिंकी, जरा देखना किसका फोन है। तो मम्मी के ऐसा कहने पर मैं फ्रिज के ऊपर उनका जो फोन चार्ज में लगा हुआ था उसको चार्ज में से हटाती हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैंने फोन को उठाकर अपने कान के पास लगाया तो सामने की तरफ से पापा की आवाज के बजाय किसी दूसरे ही आदमी की आवाज आ रही थी, और वो काफी हड़बड़ाती हुई आवाज में बोल रहा था कि इन भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से यहां पर आ जाओ। पर जब वो आदमी ये बात बोल रहा था तो उसके साथ ही पीछे की तरफ से बैकग्राउंड में काफी लोगों के शोर शराबे की आवाज भी आ रही थी। तो अब जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई, पर जैसे ही मम्मी ने मेरे चेहरे के वो घबराहट वाले हाव भाव देखे तो वो तुरंत मेरे पास आती हैं और मेरे हाथ से फोन लेकर जैसे ही अपने कान के ऊपर फोन लगाती हैं तो शायद उस आदमी की आवाज में उनको भी वही सुनाई दिया था जो बात मैंने सुनी थी, क्योंकि मेरे से फोन लेने के बाद जैसे ही मम्मी ने अपने कान के ऊपर फोन लगाया तो लगभग 4 से 5 सेकंड बाद ही उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया था। साथ ही उनको चक्कर आने लगे थे, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने मम्मी को संभाला और फिर कुछ ही देर में हम दोनों बड़ी ही हड़बड़ाहट में हमारे घर से जिस जगह पर पापा का एक्सीडेंट हुआ था वहां के लिए निकल गए थे। पर जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे तब तक लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचा दिया था। उस जगह पर सिर्फ पापा का एक्सीडेंट हुआ स्कूटर ही पड़ा हुआ था, लेकिन उस स्कूटर की हालत देखकर हम लोग बुरी तरीके से कांप गए थे, क्योंकि उसकी हालत देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जिस किसी का भी इस स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ है वो जिंदा बच पाएगा। लेकिन फिर जब हम लोग उस अस्पताल में पहुंचे जहां पर पापा को ले जाया गया था तो वहां जाते ही डॉक्टरों ने हम लोगों से कहा कि उनके सिर में काफी ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से हमें उनकी तुरंत प्रभाव से सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसे में आप लोग जल्दी से जल्दी पैसों का बंदोबस्त कीजिए। हालांकि पैसों की बात आते ही मम्मी ने जितने भी पैसे चाहिए थे उतने के उतने हॉस्पिटल में जमा करवा दिए थे, क्योंकि मेरे पापा अच्छी खासी कमाई करते थे। इस वजह से घर में पैसों की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती थी। लेकिन शायद ये बात उसी वक्त तक सीमित थी, क्योंकि आगे चलकर हम लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये सब चीजें किस वजह से हो रही थी, उस वजह के बारे में जब आप लोगों को पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उस दिन पापा की सर्जरी होने के बाद रात को लगभग 8 बजे के टाइम मम्मी को मैंने कहा कि हम लोग बुआ के घर पर चलते हैं, क्योंकि पापा तो उस वक्त आईसीयू में थे और डॉक्टरों ने उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। इसके साथ ही जिस हॉस्पिटल में उस वक्त हम लोग थे वो हॉस्पिटल बुआ के घर के पास में ही था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर की और बुआ के घर के बीच की दूरी यही कोई 25 से 30 किलोमीटर के आसपास थी। इसी वजह से बुआ हमारे घर से थोड़ी क्लोज थी। लेकिन उस रात जब मैं और मेरी मम्मी बुआ के घर पर जाने के लिए अस्पताल से निकलते हैं तो निकलते वक्त हम लोगों ने उनको फोन करके ये बोला नहीं था कि हम उनके घर पर आ रहे हैं, और शायद यही हम लोगों से सबसे बड़ी चूक हो गई थी। अब इस बात को मैं चूक बोलूं या फिर हमारी खुशकिस्मती या फिर आगे चलकर जो कुछ हमारे साथ हुआ उसकी वजह से इसको मैं बदकिस्मती समझूं, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूं। लेकिन उस रात जैसे ही हम लोग 9 बजे के आसपास बुआ के घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजे को बंद देखकर मम्मी ने डोरबेल बजाई। लेकिन काफी देर डोरबेल बजाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मम्मी दरवाजे को खटखटाने लगती हैं। पर जिस दौरान हम उनके दरवाजे के पास खड़े हुए थे
तो उनके घर के अंदर से कुछ अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। और वो स्मेल कुछ इस तरह की थी जैसे कि उनके घर के अंदर कोई हवन या फिर किसी तरह का पूजा पाठ हो रहा हो। पर तभी जब मम्मी ने 2-4 बार और दरवाजा खटखटाया तो धीरे से वो दरवाजा खुलता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हमें दिखाई देता है कि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि बुआ जी ने ही खोला था। पर हम लोगों को अपने घर की चौखट पर यूं अचानक से देखकर बुआ के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उस वक्त उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों को अचानक से वहां पर आया हुआ देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई हैं, क्योंकि हमको देखते ही वो काफी हड़बड़ाहट में बोलने लगती हैं कि अरे तुम दोनों अचानक से इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कोई टाइम है आने का? तो उनके ऐसा कहते ही मम्मी काफी गुस्से वाली आवाज में उनसे कहती हैं कि क्यों इस वक्त आ नहीं सकते? तो मम्मी को उस तरीके से गुस्से में देखकर फिर वो थोड़ी बनावटी बातें करते हुए हमसे कहती हैं कि अरे अब सारी बातें यही दरवाजे के ऊपर खड़ी खड़ी ही करोगी या फिर थोड़ा अंदर भी आओगी? तो फिर उनके ऐसा कहने पर मैं और मम्मी उनके घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब वो दरवाजा बंद करने के बाद हमारे आगे आगे चल रही थी तो उनको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनका पैर महीने भर पहले फ्रैक्चर हुआ था, क्योंकि वो तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी। अब ये चीज होते ही जब हम उनके लिविंग एरिया से अंदर की तरफ जा रहे थे तो उसी दौरान अचानक से ही एक कमरे के अंदर से सुहाना दीदी बाहर निकल कर आती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने और मम्मी ने उनको उस कमरे से बाहर निकल कर आता हुआ देखा तो उनके हुलिये को देखकर हमारे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त उनके सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे और उन्होंने किसी आदमी की तरह पीले रंग की धोती पहन रखी थी और ऊपर की तरफ किसी कपड़े के बजाय उन्होंने केले के पत्तों से अपने शरीर को ढक रखा था। अब जो लड़की अपने घर पर काफी ज्यादा स्टाइलिश रहती थी और जिसने अपनी लाइफ में कभी जीन्स टॉप के अलावा सूट भी नहीं पहना था, उस लड़की को उस हालत में देखकर मुझे और मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर तभी जब मम्मी बुआ की तरफ कुछ पूछने की जैसी नजरों से देखती हैं तो इससे पहले कि मम्मी अपने मुंह से कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही बुआ खुद से ही मम्मी से कहती हैं कि अरे वो तो घर में छोटी सी कोई पूजा हो रही थी और उस पूजा में कुंवारी कन्या को बैठाने से काफी ज्यादा पुण्य मिलता है। इसी वजह से हम लोगों ने सुहाना को उस पूजा में बैठा दिया था। अभी बुआ ये बोल ही रही थी कि तभी उस कमरे से फूफा जी भी निकलकर बाहर आते हैं और फूफा जी ने भी बिल्कुल उसी तरह की धोती पहन रखी थी जिस तरह की धोती सुहाना दीदी ने पहन रखी थी, और उन्होंने भी अपने ऊपर के बदन को केले के पत्तों से ठीक वैसे ही ढक रखा था जैसे सुहाना दीदी ने ढक रखा था। अब सुहाना दीदी के द्वारा अपने तन को केले के पत्तों से ढकना तो हमको समझ में आ रहा था कि वो एक लड़की थी और 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की की उम्र कितनी होती है और उस वक्त उसका शरीर किस तरह का होता है, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ ही सकते हो। तो उसका तो अपने शरीर को ढकना लाजमी था, लेकिन फूफा जी ने अपने शरीर के ऊपर उस तरीके से वो केले के पत्ते क्यों लपेट रखे थे, ये हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इससे भी ज्यादा जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि जो बहन मुझको देखते ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाया करती थी और महीने भर पहले उस घर में आने के बाद भी जब वो मुझसे वीडियो कॉल के ऊपर बातें किया करती थी तो वो शाम के वक्त मेरा कॉल उठाते ही पूरे दिन भर की थका देने वाली सारी बातों को मुझसे शेयर किया करती थी और काफी हंसते खेलते मुझसे बात करती थी। आज वो मुझे और मम्मी को देखने के बावजूद भी एक जगह पर कुछ इस तरीके से खड़ी हुई थी जैसे कि हम लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान हैं। हम लोगों से बात करना तो दूर, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी। अब जब मैंने उनको इस तरीके से हमें इग्नोर करते हुए देखा तो फिर मैं खुद से ही उनके पास जाती हूँ और उनके पास जाकर उनके हाथ को पकड़कर उन्हें हिलाते हुए उनसे कहती हूँ कि अरे दीदी, आपने ये किस तरह का कॉस्ट्यूम पहन रखा है और आपकी बहन आपके सामने खड़ी हुई है और आप मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे। तो मेरी ये बात सुनकर वो मेरी तरफ देखती तो हैं, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पर बिल्कुल रूखापन था, जैसे कि उनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। इसके साथ ही जब मैंने गौर से उनके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों के नीचे बिल्कुल गोल आकार में काले काले घेरे बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि पिछली कई रातों से वो सोई ही ना हो। इसके साथ ही उनके बदन से एक अजीब तरह की महक आ रही थी। वो महक कुछ इस तरह की थी जैसे कि उनके पूरे बदन के ऊपर चंदन से लेप किया गया हो या फिर उन्होंने कोई बहुत ही तेज इत्र लगा रखा था, जिसकी वजह से उनका बदन बहुत ही मदहोश कर देने वाली एक सुगंध से महक रहा था।
लेकिन फिर इन सब चीजों को छोड़कर जब मम्मी ने बुआ और फूफा को पापा के एक्सीडेंट के बारे में बताया तो हमारे मुंह से वो बात सुनकर वो दोनों बिल्कुल भी नहीं चौंकते हैं और उल्टा हम लोगों से कहते हैं कि वो तो हैं ही एक नंबर का नशेड़ी, स्कूटर चलाते टाइम उसने पी रखी होगी। हम लोगों ने उसे कई बार समझाया है कि इस तरीके से शराब पीकर स्कूटर ना चलाए, एक ना एक दिन तो ये चीज होनी ही थी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो पापा थे वो थोड़ी बहुत ड्रिंक किया करते थे, लेकिन वो कभी भी दिन के वक्त ड्रिंक नहीं करते थे, बल्कि सोने से पहले वो अपना एक पैक बनाकर पीने के बाद सीधा अपने बिस्तर पर सो जाया करते थे। दिन के वक्त या स्कूटर चलाते टाइम उन्होंने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन बुआ को और फूफा को भी इस बात का पता था कि वो ड्रिंक करते हैं। इसी वजह से वो कई बार जब पहले हमारे घर पर आते थे तब भी इस बात को लेकर पापा से उनकी बहसबाजी हो जाया करती थी। लेकिन पापा का जो काम था वो काफी ज्यादा स्ट्रेस वाला था, इस वजह से वो लोग सोते टाइम पी लिया करते थे और इस बात से मुझे या फिर मम्मी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और ना ही सुहाना दीदी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि सुहाना दीदी तो कई बार पापा के लिए खुद से पैक बनाकर दिया करती थी, क्योंकि हम लोग उस चीज को एक नशे के रूप में नहीं बल्कि जो वीआईपी फैमिलीज होती हैं और जिस तरीके से पूरी फैमिली एक साथ बैठकर बातें करते हुए ड्रिंक करती हैं, उसी तरीके से हमारे घर में भी वो चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि हम लोग बिल्कुल नास्तिक थे या फिर हम पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि मेरे पापा तो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपनी लाइफ में कभी भी भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना सुबह का खाना नहीं खाते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ताज्जुब वाली बात बता देती हूँ। दरअसल जिस दिन हम लोग सुहाना दीदी से मिलने के लिए आने वाले थे और मार्केट में जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पापा अपनी लाइफ में शायद पहली बार भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना खाना खाकर घर से निकले थे। और इस चीज के पीछे की वजह यह थी कि पिछली ही रात को हमारे घर के बगल में जो मिश्रा जी का घर था, उस घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो ऐसे में जब पड़ोस के घर में ही किसी की डेथ हुई थी और उसी दिन सुबह उनका अंतिम संस्कार भी हुआ था, यानी कि जो हमारे बगल में मिश्रा जी रहते थे उनकी बूढ़ी माँ की रात के वक्त डेथ हो गई थी और फिर अगले दिन सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ऐसे में ये माना जाता है कि उस दिन आप भगवान को कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि पापा भी रात के वक्त से ही उनके घर पर थे और जब तक उन दादी का अंतिम संस्कार करके घर पर लौटे थे तब तक दोपहर के 2 से 2:30 बजे का वक्त हो चुका था। तो ऐसे में वो खाना खाकर जब मार्केट के लिए जा ही रहे थे तभी मैंने उनसे सुहाना दीदी से मिलने की बात कही थी और फिर मार्केट में जाने के बाद उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने उस टाइम पर नोटिस नहीं किया था कि ये एक छोटी सी घटना किसी दूसरी बहुत भयानक चीज को अपना असर दिखाने में किस तरीके से मदद कर सकती है। लेकिन उस रात जब बुआ जी और फूफा जी हम दोनों को पापा को लेकर ताना मारने लगे तो उसके बाद मम्मी बुआ से कहती हैं कि ठीक है, हम लोग हमारे घर का अपने स्तर पर संभाल लेंगे। आपको जब जरूरत थी तब हमने आपकी मदद की, लेकिन आज जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी की और बुआ की आपस में थोड़ी कम ही बनती थी। इसी वजह से उन दोनों को उस तरीके से बात करते हुए देखकर मैं समझ गई थी कि शायद थोड़ी ही देर में इनका झगड़ा हो सकता है। इसी वजह से मैं उनसे कहती हूँ कि अरे बुआ, आप इन बातों को छोड़ो और कुछ खाने का सामान पैक करके हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, क्योंकि पापा वहीं पर आईसीयू में हैं। पर मेरे ऐसा कहने पर बुआ हमें कहती हैं कि हम दोनों तो आज की रात कहीं भी नहीं जा सकते। तुम ऐसा करो कि खाने का सामान लेकर खुद ही अस्पताल चले जाओ, हम दोनों सुबह आ जाएंगे, क्योंकि हमने आज हमारे घर पर पूजा की है और ऐसे में हम हमारे घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर हम घर से बाहर चले गए तो हमारी की हुई पूजा का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो मम्मी उनकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखने लगती हैं, क्योंकि एक तरफ उनका भाई एक्सीडेंट होने के बाद अस्पताल में पड़ा हुआ है और उनको अपनी उस पूजा की पड़ी हुई थी। इसी वजह से मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती हैं कि ठीक है, आपको नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, पर आप ये सुहाना को जल्दी से कपड़े चेंज करवा कर बाहर भेजो। मैं सुहाना को लेकर जा रही हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपकी मदद के लिए सुहाना को यहां भेजा था कि जब तक आपका पैर ठीक ना हो जाए तब तक वो घर के काम में आपकी मदद कर दिया करेगी। लेकिन अब आप ठीक हैं तो मैं उसको वापस लेकर जा रही हूं। इतना बात बोलकर मम्मी सुहाना की तरफ देखते हुए कहती हैं
कि अरे सुहाना बेटा, जरा जल्दी से ये जो कुछ भी तुमने पहन रखा है इसको चेंज करके आओ और अपना सामान लेकर जल्दी से यहां से निकलो, क्योंकि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब मम्मी ने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि जो बेटी अपने पापा के लिए जान छिड़कती थी, आज वो अपने पापा की एक्सीडेंट की बात सुनकर भी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो बस एक तक उस घर के एक कोने की तरफ देखे जा रही थी, जैसे कि उनको मम्मी की कही हुई बात से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। पर तभी अचानक से ही बुआ बीच में बोलती हैं कि अरे तुम कहां उसको लेकर जाने की बात कर रही हो, उसका तो इसी घर में जी लग गया है। तुम ऐसा करो कि रिंकी को अपने घर पर अपने पास रखो और सुहाना को मैं अपने घर पर रख लिया करूंगी। वैसे भी हमारे घर पर जी बहलाने के लिए कोई बच्चा नहीं है, और सुहाना पिछले 1 महीने से यहां रह रही है तो घर भरा भरा लगता है। वैसा खालीपन और सूनापन हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता जैसा जब वो यहां नहीं थी तब होता था। अब जब बुआ ने यह बात बोली तो मम्मी को काफी तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी गुस्से में बुआ को बहुत कुछ अनाप शनाप बक दिया। अब चाहे उन्होंने बुआ से कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने उस वक्त गुस्से में एक बात बहुत गलत बोल दी थी, और शायद वो बात बुआ के दिल पर लग गई थी। दरअसल मम्मी ने बुआ से कह दिया था कि अगर अपने घर को बच्चों से इतना ही भरा हुआ रखना है तो खुद पैदा क्यों नहीं कर लेती। यूं दूसरों के बच्चों को इस तरीके से कब तक अपने घर पर रखोगी। अब जैसे ही मम्मी ने यह बात बोली तो मैंने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और फिर आंखों से उन्हें चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि भले ही उस वक्त मैं सिर्फ 10th क्लास में पढ़ती थी, लेकिन घर वालों के बीच में किस बात को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसको मैं अच्छी तरीके से समझती थी। इसी वजह से जब मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा तो फिर वो थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन फिर वो जबरदस्ती सुहाना दीदी को वहां से एक कमरे की तरफ लेकर जाती है और कुछ ही देर बाद उनके कपड़े चेंज करवाकर उनको वहां से उनके सामान वाले बैग के साथ लेकर बाहर की तरफ जाने लगती हैं, और जाते हुए मुझे भी आवाज लगाकर काफी गुस्से में कहती हैं कि अब क्या यहीं पर खड़ी रहोगी, अस्पताल में चलना नहीं है। तो मम्मी के ऐसा कहते ही मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगती हूँ, पर तभी अचानक से ही बुआ पीछे से काफी जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर मम्मी से कहती हैं कि अपनी बेटी को यहां से लेकर जा तो रही हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद तुम खुद ही इसको यहां पर छोड़ने के लिए आओ और मुझसे हाथ जोड़कर मिन्नतें करो कि इसको अपने पास ही रख लो। अब जब बुआ ने यह बात बोली तो मम्मी के साथ साथ मुझे भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। पर उस वक्त मम्मी इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो वहां पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती हैं और हम दोनों बहनों को लेकर वहां से निकल जाती हैं। फिर जैसे ही हम लोग बुआ के घर से निकले तो वहां से निकलने के बाद भी दीदी बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, और अस्पताल में भी जिस वक्त हम लोग थे तो उस वक्त भी वो हमसे ना ही तो कोई बात कर रही थी और ना ही पापा के बारे में हमसे कुछ पूछ रही थी। पहले तो हम दोनों को लगा कि शायद वो कई दिनों से सोई नहीं है या फिर बुआ ने उनसे काफी ज्यादा काम करवाया है, इसी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। पर तभी लगे हाथ मम्मी ने उसी अस्पताल में उनका चेकअप भी करवा लिया था, पर चेकअप के बाद डॉक्टर ने यही बोला था कि काफी दिनों तक ना सोने की वजह से उनका दिमाग इस तरह का हो गया है, जब वो 2 से 4 दिनों तक सो लेंगी और उनकी नींद की पूर्ति हो जाएगी तो फिर वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। इसी वजह से हम दोनों उस बात को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में नहीं आती हैं। लेकिन फिर उस अस्पताल के कैंपस में ही बाहर की तरफ कोने में एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था, जहां पर सभी लोग अपने अपने पेशेंट के लिए जाकर प्रार्थना करते थे कि भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दे। इसी वजह से मम्मी मुझसे कहती हैं कि चलो हम भी तुम्हारे पापा के लिए वहां जाकर प्रे करते हैं कि गॉड उनको जल्दी से ठीक कर दें। लेकिन जैसे ही मैं और मम्मी वहां से उठकर जाने लगे तो दीदी उसी जगह पर बैठी रहती हैं। पर जब हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि वो हमारे साथ नहीं आ रही हैं तो फिर मम्मी पलटकर उनसे कहती हैं कि अरे सुहाना, तुम यहीं पर क्यों बैठी हुई हो, चलो तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो। तो वो मम्मी की तरफ देखकर अपनी गर्दन को ना में हिलाती हैं, लेकिन फिर जब मम्मी खुद से ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए मंदिर की तरफ लेकर जाने लगती हैं तो वो पीछे से जबरदस्ती मम्मी से अपना हाथ छुड़ाने लगती हैं। पर जब उनके द्वारा कई बार हाथ को खींचने के बाद भी मम्मी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा तो फिर वो काफी तेज झटके के साथ अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हुए एक बहुत ही अजीब सी आवाज में मम्मी से बोलती हैं कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि मुझे नहीं जाना मंदिर, फिर तू मुझे क्यों जबरदस्ती वहां लेकर जा रही है।
अब जैसे ही सुहाना दीदी ने ये बात बोली तो मैं और मम्मी पीछे की तरफ पलटकर उनकी ओर देखती हैं, क्योंकि उस वक्त वो आवाज सुहाना दीदी की नहीं थी, बल्कि वो आवाज तो किसी मर्द की जैसी और बहुत ही भारी और कृपी सी आवाज थी। उस आवाज को सुनकर जैसे ही मम्मी ने पीछे की तरफ पलटकर उनकी ओर देखा तो मम्मी उनसे कहते हैं कि क्या बोल रही हैं। तो मम्मी के ऐसा बोलने पर सुहाना दीदी बहुत ही अजीब तरीके से उनके चेहरे के पास अपनी गर्दन को लाकर बिल्कुल उसी भारी और एक मर्द वाली सी आवाज में उनसे कहती हैं कि मैंने तुझे कह दिया है कि मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाऊंगी। अगर तुझे जाना है तो तू अकेली जा और अपनी इस दूसरी बेटी को लेकर जा, पर मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। अब जब सुहाना दीदी ने उस आवाज में फिर से हमारी आंखों के सामने उस तरीके से वो बात बोली तो मैं और मम्मी बिल्कुल घबरा जाती हैं। फिर एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद दीदी किसी दूसरी आवाज में मिमिक्री कर रही हैं। इसी वजह से मैं उनसे कहती हूं कि अरे वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी आवाज बदलकर बात कर लेते हो। पर तभी वो बहुत ही अजीब तरीके से और गुस्से वाली नजरों से मेरी तरफ देखती हैं और फिर काफी भयानक और अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। जिस वक्त वो हंस रही थी उस वक्त भी उनकी आवाज खुद की आवाज नहीं थी, बल्कि वो खुशी भयानक सी आवाज में जोर जोर से हंस रही थी। उस वक्त उनको वहां पर उस तरीके से हंसता हुआ देखकर अस्पताल के उस कॉरिडोर में बाकी के जो लोग मौजूद थे वो भी उनकी तरफ ही देखने लगे थे। इसी वजह से काफी घबराई हुई आवाज में मम्मी उनसे कहती हैं कि देख सुहाना, यहां पर कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं और अब ऊपर से तू ये सब कर रही है तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो मम्मी के ऐसा कहते ही सुहाना दीदी उनसे कहती हैं कि समझ में तो तुझे आगे भी कुछ भी नहीं आएगा और जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुझसे तेरा बहुत कुछ छिन चुका होगा। तूने उससे दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और आज तूने फिर से उस जख्म को हरा कर दिया है। ये बात बोलकर वो बहुत ही अजीब तरीके से मम्मी की तरफ देखकर घूरने लगी थी। अब इससे आगे हम लोगों के साथ क्या हुआ और किस तरीके से सुहाना दीदी के साथ वो सब चीजें हुई और कैसे हमारी पूरी फैमिली मौत के मुंह में समा गई, ये आपको इस कहानी के अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि ये कहानी काफी ज्यादा लंबी है। इस वजह से मैं इसको एक पार्ट में नहीं ला सकती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले पुष्पा राणा है नागपुर से, नेहा मलिक हैं सोनीपत से, माया शर्मा है मॉरिशस से, टूटन दे है नागालैंड से, ममता शैलेश सिंह हैं अलीगढ़ से, मीना गुरुंग हैं काठमांडू नेपाल से, जिया आहान और आलिया हैं मालदीव से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, अयूब हासमी हैं रायबरेली से, पूनम हैं सोनीपत हरियाणा से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, श्याम हैं मणिपुर से, राजकुमार वाइबा हैं नेपाल से, शांति टेच्ची हैं अरुणाचल प्रदेश से, पार्वती चलवाणी हैं पुणे महाराष्ट्र से, मंसूरा हैं लंदन से, इम्तियाज, आलिया, अयान और जाफिरा हैं डबलिन आयरलैंड से, रितु थापा हैं मिरुट से, लामा हैं नेपाल से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, पूनम हैं जमशेदपुर से, मोना अली हैं भोपाल से, पूनम धानका हैं राजकोट से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, हरवीन, अवलीन और सविता हैं जालंधर सिटी पंजाब से, राम अवदेश पटेल हैं उत्तर प्रदेश से, नरेश कुमार लोधी हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, दिनेश कुमार हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, अरुण चौहान हैं यूपी से, लक्ष्मी शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, धर्मराज हैं यूपी से, दिलीप कुमार हैं प्रयागराज से, सुनैना बज्राचार्य हैं काठमांडू नेपाल से, संगीता हैं बलिया से, गोलू डांगी और सुनीता डांगी हैं भोपाल से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, मोहन मंडल हैं झारखंड से, गायत्री शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, नीतू यादव हैं यूपी से, पिंकी लश्कर हैं असम से, आदित्य हैं पटना से, रमेश शर्मा हैं रायपुर से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, मुकेश मीणा हैं कोटा राजस्थान से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, महेश महौर और आशा बहान हैं अलीगढ़ से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, सरोज ठाकुर हैं बिहार से, सोनू कबीर हैं आगरा से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से,
शिवम, शाहिल और शुभम हैं बिहार से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, रविंद्र हैं आगरा से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, ममता शैलेश सिंह अलीगढ़ से, अरविंद भाई गीताबेन, राज रिंकल दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, शाकी हैं बांग्लादेश से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, फैजान हैं मालदीव से, नेहा हैं ओडिशा से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, अभिजीत नायक हैं गोवा से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, वीरू मेश्राम हैं नागपुर से, असलम इदरीसी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, राजेश कन्हार हैं ओडिशा से, दीपक चौधरी हैं पालमपुर सालन हिमाचल प्रदेश से, विनोद हैं पुर्तगाल से, सुरेंद्र कुमार हैं मध्य प्रदेश से, नसरीन खान हैं यूपी से, भुवन रामोशी हैं मुंबई से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, सिसिर मंडल हैं गंगापुर से, दिनेश कुमार हैं हमीरपुर से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, अनोखे लाल हैं यूपी से, तेजवीर जाटव हैं नोएडा से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, रोहित जाटव हैं सीतामंडी से, चेतन पायल पिंकल और हितेन हैं गुजरात से, और सबसे लास्ट में रहनुमा शेख हैं नई दिल्ली से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अस्पताल के कॉरिडोर में जब सुहाना दीदी उस अजीब तरीके से मम्मी से बातें करने लगी थी और बहुत ही भयानक सी आवाज में हंसने लगी थी, तो कॉरिडोर में बाकी के जितने भी लोग मौजूद थे वो सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। लेकिन मम्मी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सुहाना दीदी उस अस्पताल में जो मंदिर था उसमें जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। लेकिन फिर मम्मी को भी ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि बुआ के घर से आते वक्त जो बात बुआ ने मम्मी को कही थी वो बात हम लोगों को अच्छी तरीके से याद थी कि इसको तुम अपने साथ लेकर तो जा रहे हो, पर कुछ ही दिनों में खुद ही हाथ जोड़ते हुए मेरे पास आओगे और बोलोगे कि इसको अपने पास ही रख लो। लेकिन उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी खुद की बुआ ही हम लोगों के साथ कुछ ऐसा कर सकती हैं जिसकी हमने अब तक कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि जिस वक्त बुआ ने ये बात बोली थी उस वक्त तो हम लोगों को यही लगा था कि शायद सुहाना दीदी का बर्ताव पहले से बदल चुका है और वो इसी तरीके से बातें करती हैं, इस वजह से बुआ ने ये बात बोली होगी। पर असल वजह जो थी उसकी उस वक्त तक हम लोगों को भनक भी नहीं लगी थी। हालांकि हम ये बात अच्छी तरीके से समझ गए थे कि वो जो इस तरीके से बातें कर रही हैं और जो कुछ भी वो बोल रही हैं वो खुद के मन से नहीं बोल रही हैं। लेकिन फिर उसी रात को जब हम लोग उस अस्पताल की मेस में खाना खाने के बाद पापा के आईसीयू वार्ड की तरफ जा रहे थे, तो उस दौरान मैंने और मम्मी ने देखा कि वो हम दोनों के साथ कहीं पर भी नहीं थी। इस वजह से हमें उनकी चिंता होने लगती है, जिसके चलते जब हम लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उस अस्पताल की छत के ऊपर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सुहाना दीदी उस अस्पताल की छत के ऊपर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ लटकाकर बैठी हुई हैं। अब जैसे ही मम्मी ने उनको उस तरीके से दीवार के ऊपर बैठा हुआ देखा तो मम्मी काफी तेजी से पीछे से आवाज लगाते हुए उनसे कहती हैं कि सुहाना, ये तू क्या कर रही है? क्योंकि उस वक्त उस अस्पताल की जो छत थी वो 7वें माले पर थी और इतनी ऊंचाई पर जब वो उस तरीके से बैठी हुई थी तो मम्मी को ये डर था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। पर जैसे ही मम्मी ने उन्हें आवाज लगाई तो वो एक झटके में ही अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाकर देखती हैं। हालांकि उस वक्त तो उन्होंने अपनी गर्दन को एक नॉर्मल इंसान के जितना ही पीछे घुमाया था, यानी कि जितना आप और मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा सकते हैं उस वक्त उनकी गर्दन उतनी ही पीछे की तरफ मुड़ी थी। पर जैसे ही उन्होंने अपनी गर्दन को उतना पीछे की तरफ घुमाया और हमें उनका चेहरा दिखाई दिया तो उनका चेहरा देखते ही मेरे और मम्मी के मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकल गई थी, क्योंकि उस वक्त वो चेहरा सुहाना दीदी का था ही नहीं। हालांकि बाकी का सारा शरीर और उनका हुलिया तो खुद का ही था, लेकिन उनके चेहरे की जो बनावट थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी।
उस वक्त उनका चेहरा किसी सफेद रंग में पूरी तरीके से बदल चुका था। इसके साथ ही उस सफेद चेहरे के ऊपर जो काले घेरे वाली मोटी मोटी आंखें थीं, वो आंखें उस वक्त रात के अंधेरे में इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी जैसे कि हम लोगों ने हमारे घर के किसी मेंबर को नहीं बल्कि किसी बहुत ही भयानक और डरावनी चुड़ैल को अपनी आंखों के सामने देख लिया है। इसके साथ ही उस वक्त उनके जो होंठ थे वो दोनों तरफ से पूरी तरीके से कटे हुए थे, जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। अब जैसे ही हमने उतने ज्यादा डरावने चेहरे के साथ उनको देखा तो हमें ये यकीन ही नहीं हुआ कि वो सुहाना दीदी ही हैं। पर तभी हमारी तरफ देखते ही और हमको उस तरीके से खुद को देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रिपी सी स्माइल आती है और उस तरीके से मुस्कुराते मुस्कुराते ही वो अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ घुमा लेती हैं। अब जैसे ही मैंने और मम्मी ने ये चीज होते हुए देखी तो उस वक्त हमारे हाथ पैर वहां पर बिल्कुल थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो अपनी गर्दन को पूरा का पूरा पीछे की तरफ उस तरीके से नहीं घुमा सकता। अभी हम लोग ये देख ही रहे थे कि तभी उनकी वो गर्दन पूरी पीछे की तरफ घूमते हुए एक राउंड मारकर वापस सामने की तरफ सीधी हो गई थी। अब अगर ये चीज आप लोग रात के अंधेरे में किसी ऊंची सी बिल्डिंग की छत के ऊपर अपनी आंखों के सामने देखो तो आप लोग समझ सकते हो कि उस वक्त आपकी क्या हालत होगी, क्योंकि ठीक वैसी ही हालत उस वक्त हम दोनों की भी हुई थी। पर तभी उनकी जो गर्दन थी वो वापस से पीछे की तरफ घूमती है और अब वो अपनी गर्दन को इतनी तेज स्पीड में गोल गोल घुमाने लगी थी जैसे कि वो गर्दन नहीं बल्कि कोई लट्टू हो। और फिर तभी इस तरीके से अपनी गर्दन को घुमाते घुमाते वो वहीं से छलांग लगा देती हैं और एक बहुत तेज चीखने की आवाज के साथ नीचे जाकर धड़ाम से उस अस्पताल की जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी उसकी छत के ऊपर जाकर गिर जाती है। जैसे ही वो वहां पर गिरी तो मेरी मम्मी बहुत भयंकर तरीके से रोने लगती हैं और भागते हुए उस अस्पताल की दीवार के पास जाकर छत से नीचे की तरफ देखने लगती है। जैसे ही मैंने और मम्मी ने नीचे झांक कर देखा तो हमें दिखाई दिया कि सुहाना दीदी बिल्कुल बेजान उस एम्बुलेंस की छत के ऊपर पड़ी हुई है, जो कि अब हल्की सी बेंड हो चुकी थी। इसके साथ ही उस एम्बुलेंस के जितने भी शीशे थे वो पूरे के पूरे शीशे टूट चुके थे और क्योंकि वो इतने ऊपर से गिरी थी तो इतनी ऊपर से गिरने की वजह से जैसे ही वो उस एम्बुलेंस के ऊपर गिरी तो वहां पर उनकी काफी तेज गिरने की आवाज भी हुई थी। इसी वजह से अस्पताल के अगल बगल के लोग भागते हुए वहां पर आ गए थे और ये चीज हम लोगों को ऊपर से साफ साफ दिखाई दे रही थी। अभी वो नजारा देखकर हम दोनों डर के साथ साथ रोते हुए वहां पर खड़े खड़े वो सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक से ही पीछे की तरफ से हमें कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसको सुनते ही हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही अचंभे से देखती हैं। दरअसल पीछे की तरफ से आवाज आती है कि अरे मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अब जैसे ही हम दोनों के कानों में ये आवाज पड़ी तो हमको ये यकीन ही नहीं हुआ कि जो आवाज हम इस वक्त अपने कानों से सुन रहे हैं क्या वो हकीकत में ही आ रही हैं, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुहाना दीदी की ही थी। इसी वजह से वो आवाज सुनते ही जैसे ही हम दोनों ने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो हमें दिखाई दिया कि उस वक्त सुहाना दीदी उस अस्पताल की छत के ऊपर आने के लिए जो सीढ़ियां थीं उन सीढ़ियों के पास में खड़ी हुई थी और वहां पर खड़े होकर ही उन्होंने हमें वो आवाज लगाई थी। अब एक ही शख्स को एक साथ दो जगहों पर देखकर उस वक्त हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ हम अपनी आंखों के सामने देख रही हैं वो हकीकत है या फिर हम कोई सपना देख रही हैं, क्योंकि अभी अभी कुछ सेकंड पहले ही तो हमने सुहाना दीदी को वहां से नीचे छलांग लगाते हुए देखा था और जिस तरीके से उस एम्बुलेंस की छत पर गिर जाने के बाद उनके सिर से खून निकलकर बहता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा था, उस हिसाब से तो वो वहां गिरते ही मर चुकी थी। लेकिन फिर वो हमारे सामने जिंदा कैसे खड़ी थी ये हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी मम्मी हकलाती हुई आवाज में कहती हैं कि अरे सुहाना बेटा तू। तो मम्मी के ऐसा बोलते ही वो हम दोनों से कहती हैं कि आप लोग तो मुझे वही मेस में ही खाना खाते हुए छोड़कर आ गए थे। मैंने कितनी बार आपको पीछे से आवाज लगाई पर पता नहीं आप कहां चले गए थे। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूं। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो फिर हमको इस चीज पर यकीन ही नहीं हुआ कि अभी कुछ सेकंड पहले ही जो हादसा हुआ था वो सच था या फिर हम लोगों ने ही उस लड़की को पहचानने में गलती करती थी। हो सकता है उस वक्त वहां पर वो जो कोई बैठी था जिसने नीचे की तरफ छलांग लगाई थी
वो सुहाना दीदी ना हो बल्कि कोई और हो, बस दिखने में सुहाना दीदी के जैसी दिखती हो। यही बात कंफर्म करने के लिए जब मम्मी सुहाना दीदी से वहां पर खड़ी खड़ी बातें कर रही थी तो मैं हल्की सी पीछे की तरफ होती हूँ और फिर उस दीवार से नीचे की तरफ झांक कर देखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे की तरफ झांक कर देखती हूँ तो उस वक्त मेरा सुस्सू निकलने वाला हो जाता है। हालांकि मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं आप लोगों से जो बात कह रही हूं उसको सुनकर आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि एक लड़की होकर मैं ये कैसी बातें बोल रही हूं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जिस वक्त मैंने नीचे की तरफ झुककर हल्का सा देखा था उस वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने जो चीज दिखाई दी थी उसको देखकर चाहे वहां पर कोई लड़की होती या फिर लड़का होता, उसका सुसु निकलना पक्का था। क्योंकि वो चीज देखते ही मुझे इतना भयंकर डर लगा था कि उस वक्त मुझे ये समझ में ही नहीं आया था कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे की तरफ झुककर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि नीचे की तरफ जिस एम्बुलेंस पर अभी थोड़ी देर पहले ही सुहाना दीदी जाकर गिरी थी और उनके गिरने की वजह से उस एम्बुलेंस के सारे शीशे टूट चुके थे। वो एम्बुलेंस अब बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई है और ना ही उसके ऊपर सुहाना दीदी पड़ी हुई थी और ना ही अगल बगल के लोग वहां पर खड़े हुए थे, बल्कि नीचे का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वहां पर सब कुछ नॉर्मल था तो फिर मुझे इतना भयंकर डर किस वजह से लगा। शायद इस वजह से कि कुछ देर पहले तो हमने सुहाना को वहां पर गिरते हुए देखा था और अब वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सिर्फ इसी बात से मैं उतनी ज्यादा नहीं डरी थी, बल्कि जो सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी वो ये थी कि जैसे ही मैंने नीचे की तरफ झुककर देखा तो ये वाला सीन दिखाई देने के साथ साथ मुझे दिखाई देता है कि जिस जगह पर हम लोग छत के ऊपर उस दीवार के पास में खड़े थे वहां से मुश्किल से 5 से 7 फीट नीचे ही सुहाना दीदी किसी मकड़ी की तरह चलती हुई उस दीवार के ऊपर से छत की तरफ आ रही थी। यानी कि जैसे कोई मकड़ी दीवार के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर जाती है, ठीक वैसे ही वो ऊपर की तरफ आ रही थी। और उस वक्त ना ही तो उनके सिर से कोई खून निकल रहा था और ना ही कुछ और हो रहा था, बल्कि वो तो उसी डरावने चेहरे में थी जिस डरावने चेहरे में अभी कुछ टाइम पहले ही हमने उनको वहां पर बैठा हुआ देखा था। पर जब मैंने नीचे की तरफ झुककर देखा तो वो हम लोगों से मुश्किल से 5 से 7 फीट नीचे ही थी। अब जैसे ही मैंने उनको वहां पर उस तरीके से दीवार से बिल्कुल अपने दोनों हाथ और पैरों से चिपका हुआ देखा और ये चीज नोटिस किया कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही आ रही है, तो वो नजारा देखकर मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। क्योंकि भला कोई इंसान उस तरीके से बिना किसी सहारे के किसी सिंपल और प्लेन दीवार के ऊपर कैसे चढ़ सकता है, ये उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था। पर शायद उस वक्त मैं बिल्कुल पागल थी, क्योंकि वो जो कुछ भी सुहाना दीदी के रूप में या उनके शरीर में ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आ रहा था वो वास्तव में कोई इंसान था ही नहीं और ना ही वो कोई सुहाना दीदी थी। हो सकता है उस वक्त वो सब चीजें करने के लिए और हम लोगों को डराने के लिए वो जो कोई भी था वो उनके शरीर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वास्तव में कोई इंसान तो नहीं था। पर जैसे ही नीचे झुकने के बाद वो चीज देखकर मैंने सामने की तरफ देखा तो सुहाना दीदी हम लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ी हुई थी। अब एक तरफ से पीछे से तो वो उस डरावने चेहरे के साथ ऊपर आ रही थी और दूसरी तरफ खुद बिल्कुल नॉर्मल चेहरे के साथ खड़ी थी। तो ऐसे में उस वक्त मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। क्या मम्मी का हाथ पकड़कर जहां सीढ़ियों में वो हमारे सामने खड़ी हुई हैं वहीं उसी तरफ चली जाऊं या फिर कुछ और करूं। पर उस वक्त मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन सीढ़ियों के अलावा नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था सीधा उस अस्पताल की छत से नीचे छलांग लगा देना। और उसका मतलब मुझे साफ साफ पता था कि नीचे गिरते ही हमारी क्या हालत होगी। इसी वजह से फिर मैं हिम्मत करके मम्मी का हाथ पकड़ती हूँ और जहां सीढ़ियों में सामने की तरफ सुहाना दीदी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ी हुई थी उसी तरह उनसे हल्की सी एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बात करते हुए उनके साथ नीचे चली जाती हूँ। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जिस वक्त हम लोग उस अस्पताल के 7वें माले की छत से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे थे उस वक्त मम्मी तो सबसे आगे चल रही थी, बीच में मैं थी और मेरे पीछे सुहाना दीदी थी। तो ऐसे में अभी हम लोग मुश्किल से 10 से 12 सीढ़ियां नीचे उतरे ही थे कि तभी अचानक से ही सुहाना दीदी पीछे की तरफ से उन सीढ़ियों से उतरते उतरते ही
मेरे कान के बिल्कुल करीब अपना मुंह लाती हैं और उसके बाद बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज में मुझसे कहती हैं कि देख लिया जो देखना था। अब तुझे यकीन हो गया होगा कि मैं क्या चीज हूं। वो तो अच्छा हुआ कि तू तेरी माँ को वहां से लेकर नीचे आ गई, वरना मैं वहीं की वहीं तुम दोनों को खत्म कर देती, क्योंकि नीचे गिरने के दौरान मैं ये बात भूल गई थी कि मैं तुम दोनों को भी तो अपने साथ लेकर नीचे गिर सकती हूँ। ऐसे में फिर नीचे गिरने के बाद मुझे वापस से तुमको अपने साथ लेने के लिए आना पड़ा, पर तब तक तुम वहां से चलकर इधर आ गई। अब मुझसे ये बात कहकर वो एक मर्द वाली आवाज में काफी भयंकर तरीके से हंसने लगी थी। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि उनके द्वारा उतनी भयानक आवाज में हंसने के बावजूद भी मेरे आगे आगे जो मेरी मम्मी चल रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सीढ़ियां उतर रही थी, जैसे कि उनको कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। अब जैसे ही उन्होंने मेरे पीछे से आकर मुझे ये बात बोली तो मेरा शरीर पूरी तरीके से कांप गया और उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आया कि उनके इस बात का मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि अब इन्होंने ये जो बात बोली है ये खुद से नहीं बोली है, बल्कि वो जो कुछ भी इनकी बॉडी के अंदर है वही इनसे ये सब कुछ बुलवा रहा है। क्योंकि जिस वक्त उसने ये बात बोली थी उस वक्त उनकी आवाज भी पूरी तरीके से बदली हुई थी। वो आवाज किसी लड़की की थी ही नहीं, बल्कि वो तो किसी एक अधेड़ उम्र के मर्द की आवाज थी। अभी ये सब हो ही रहा था और हम लोग उन सीढ़ियों से उतरकर जिस फ्लोर पर हमारे पापा आईसीयू में एडमिट थे उस फ्लोर के एक कॉरिडोर से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही मुझे और मम्मी को दिखाई देता है कि मेरे पापा को एक व्हील चेयर पर बिठाकर कोई नर्स कहीं लेकर जा रही हैं। अब जैसे ही हमने वो चीज देखी तो हमें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उनको इतना जल्दी आईसीयू वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो हालत थी वो तो ऐसी थी कि डॉक्टर ने हम लोगों से कहा था कि इनको 15 से 20 दिनों तक आईसीयू वार्ड में ही रखना पड़ेगा। पर अब वो तो बिल्कुल किसी नॉर्मल मरीज की तरह उस व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और वो जो नर्स थी वो उनको उस व्हील चेयर पर बिठाकर उसको धक्का देते हुए कहीं लेकर जा रही थी। लेकिन तभी मेरी और मम्मी की नजर उस नर्स के चेहरे की तरफ पड़ती है और जैसे ही हम लोग उसके चेहरे को देखते हैं तो उस वक्त हम अपनी आंखों के सामने जो देखते हैं उसके ऊपर हमें यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि उन नर्स के कपड़ों में और कोई नहीं बल्कि सुहाना दीदी ही थी और मेरे पापा भी बड़े ही आराम से उनके साथ उस व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। पर ताज्जुब वाली बात यह थी कि वो हमारे सामने से उनको लेकर चली गई थी, पर पापा ने एक बार भी हम लोगों से नजरें नहीं मिलाई थी। लेकिन इसके साथ ही मम्मी और मैं इस बात से कंफ्यूज थे कि सुहाना दीदी तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ साथ उन सीढ़ियों से उतरकर हमारे पीछे पीछे आ रही थी। ये बात सोचते हुए पहले तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही अचंभे वाली नजरों से देखती हैं और फिर जब हम पीछे की तरफ पलट कर देखती हैं तो हमें हमारे पीछे उन सीढ़ियों में कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब ये चीज होते ही मैं और मम्मी काफी तेजी से भागते हुए उस फ्लोर के ऊपर जो रिसेप्शन था उस रिसेप्शन पर जाते हैं और जब उस रिसेप्शन पर जाकर हमने वहां पर उन लोगों को बताया कि मेरे पापा तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे और उनको इतनी जल्दी आईसीयू वार्ड से डिस्चार्ज क्यों कर दिया है, तो हम लोगों के ऐसा कहते ही हमसे पेशेंट की डिटेल लेकर जब रिसेप्शन वाली हम लोगों को बताती हैं कि उनको तो आईसीयू से डिस्चार्ज किया ही नहीं है बल्कि वो तो वहीं पर एडमिट हैं, तो उनके मुंह से ये बात सुनते ही हम दोनों का सिर चकराने लगता है, क्योंकि अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार जो चीजें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो सिर्फ हम लोगों को डराने के लिए ही हमें दिख रही हैं या फिर वास्तव में हकीकत में ही ऐसा कुछ हो रहा है। पर ऐसे में अब किस चीज को हम अपनी आंखों का धोखा समझे और किस को हकीकत, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। हो सकता है थोड़ी ही देर बाद हमें यह पता चला कि हमने जिस रिसेप्शन के ऊपर जाकर ये बात पूछी है कि मेरे पापा को इतना जल्दी डिस्चार्ज क्यों कर दिया, हो सकता है वहां पर कोई रिसेप्शन हो ही ना। ऐसे में अब किसी भी चीज के ऊपर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब उस अस्पताल में हमारे वो 15 से 20 दिन बिल्कुल ऐसे ही गुजरे थे। हर रोज हमारे साथ इसी तरह की घटनाएं होती थी और पूरे दिन में सुहाना दीदी हम लोगों के साथ मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं बैठती थी। हर वक्त वो कहाँ गायब रहती थी इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता था और जब भी वो हमसे मिलती थी तो हम लोगों से यही कहती थी कि मैं तो खुद ही आप लोगों को कब से ढूंढ रही हूं, आप लोग पता नहीं कहां चले जाते हो। और जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि कभी तो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमसे बात करती थी और कभी कभार उसी अजीब सी अधेड़ उम्र के मर्द वाली आवाज में
हम लोगों से कहती थी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम उसको बचा पाओगे? मैं तुम्हें उसे जिंदा तो घर पर ले जाने नहीं दूंगी। अब जब भी वो इस तरह की बात बोलती थी तो मम्मी फूट फूट कर रोने लगती थी, क्योंकि उस वक्त मम्मी को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। एक तरफ पापा की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से जब सुहाना दीदी वो ये सब कर रही थी तो मम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में फिर थक हार कर मम्मी ने अपने मायके में यानी कि मेरे ननिहाल में मेरी नानी के पास फोन किया और जो भी वहां पर कुछ हो रहा था वो सारी बात मेरी नानी को बता दी। अब जैसे ही नानी ने मम्मी के मुंह से फोन पर यह बात सुनी तो फिर शायद उनको कुछ ऐसा समझ में आ गया था जो उस वक्त तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो हमसे कहती हैं कि तुम लोग जहां कहीं भी हो वहीं रुको, मैं आज शाम तक ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। हमसे ऐसा कहकर जब उन्होंने फोन रख दिया, पर जिस फोन से हमने नानी के पास फोन किया था वो फोन मेरा खुद का फोन था, यानी कि उस वक्त तक घर वालों ने मुझे मेरा पर्सनल फोन दिला दिया था। पर नानी से बात करने के बाद फोन रखते ही लगभग 1 से 2 मिनट बाद ही उस फोन के ऊपर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और जैसे ही हम उस फोन को उठाते हैं तो फोन को उठाते ही सामने की तरफ से मुझे सुनाई पड़ता है कि तुम्हें क्या लगता है, उस बुढ़िया को यहां पर बुलाकर तुम लोग मुझसे बच जाओगे? ये लाइन बोलकर सामने की तरफ जो कोई भी था वो जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन वो जो आवाज थी वो बिल्कुल जानी पहचानी थी, क्योंकि वो आवाज कोई दूसरी आवाज नहीं बल्कि उसी अधेड़ उम्र वाले आदमी की आवाज थी जिस आवाज में कई बार सुहाना दीदी हम लोगों से बात किया करती थी। पर जैसे ही मैंने फोन उठाकर ये बात सुनी तो मेरे हाथ से फोन छूटने वाला ही हो गया था। पर मेरे चेहरे का वो रिएक्शन देखकर और मेरी वो हालत देखकर मम्मी काफी घबराई हुई नजरों से मेरी तरफ देखती हैं और फिर बिना कुछ बोले ही मुंह से इशारा करके मुझसे पूछती हैं कि हुआ क्या है। तो मैं वो फोन सीधा मम्मी की तरफ कर देती हूँ। हालांकि मम्मी को फोन देते टाइम मैंने फोन को स्पीकर पर कर दिया था। इसी वजह से जैसे ही मम्मी ने फोन लेकर हेलो बोला तो सामने की तरफ से वो शख्स फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हंसते मम्मी से कहता है कि तू चाहे किसी को भी बुला ले, लेकिन मैं तेरे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू अपनी बेटी को मुझसे दूर कर देगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे अपने साथ ले जाकर रहूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि जहां से तू उसे लेकर आई है वहीं पर वापस छोड़ दे। अब जैसे ही मम्मी ने इस बार सामने की तरफ वो जो कोई भी था उससे इतनी बातें सुनी तो फिर वो थोड़ी हिम्मत करके और थोड़ा गुस्से में होकर बोलती हैं कि तू है कौन? अगर तेरी हिम्मत है तो तू सामने क्यों नहीं आता? इस तरीके से मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है? अब जिस वक्त हमारे साथ ये सब चीजें हो रही थी उस वक्त हम लोग अस्पताल के ही एक कॉरिडोर में जो पेशेंट के साथ उसके घर वाले होते हैं उनके बैठने के लिए जो बाहर की तरफ चेयर लगी हुई होती हैं, हम वैसी ही एक चेयर पर बैठे हुए थे और हमारे सामने पूरा का पूरा कॉरिडोर पड़ा हुआ था। ऐसे में जब मम्मी ने गुस्से में फोन के ऊपर वो जो कोई भी था उसको वो बात बोली तो अचानक से ही हम लोगों को हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर हम बिल्कुल हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि हमारे ठीक सामने कुछ ही दूरी पर एक कोने में सुहाना दीदी ही फोन पर खड़ी खड़ी किसी से बातें कर रही थी, पर उसकी नजरें एक तक हमारी तरफ ही थी। और जिस वक्त हम लोगों को हमारे उस फोन में वो जो कोई भी था उसकी हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी तो हमें हमारे ठीक सामने खड़ी हुई सुहाने दीदी भी हंसती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब कहीं फोन के ऊपर वो खुद ही तो नहीं थी। ये चीज देखते ही मेरी और मम्मी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हमें यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुहाना दीदी के पास फोन कहां से आया और वो उस तरीके से मेरे फोन के ऊपर फोन करके ये सब बातें क्यों बोल रही थी। पर तभी अचानक से ही फोन कट जाता है और फोन के कटते ही वो भी वहां से पता नहीं कहां चली जाती हैं। लेकिन फोन के कटने के बाद जब मैंने उसमें किस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को देखना चाहा तो नानी के नंबर के बाद मेरे फोन के ऊपर कोई नंबर ही नहीं दिख रहा था जिसके ऊपर हमने कॉल किया हो या फिर उस नंबर से कोई फोन आया हो। पर तभी मुझे याद आता है कि मैंने अपने फोन में हमेशा के लिए कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है। इसी वजह से मैं तुरंत ही कॉल रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में जाकर जब उस नंबर की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करती हूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में भी नानी के फोन की रिकॉर्डिंग के अलावा कोई दूसरी रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। तो क्या इसका मतलब मेरे फोन के ऊपर कोई कॉल आया ही नहीं था?
या फिर वो जो कुछ भी हुआ था वो भी सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम ही था। पर ऐसा नहीं हो सकता था। इतनी बड़ी चीज कोई आंखों का धोखा नहीं हो सकती थी। 1-2 सेकंड के लिए अगर हमें कुछ दिखाई दे तो हम उसको तो आंखों का धोखा समझ सकते हैं, पर फोन के ऊपर सामने की तरफ से वो जो कोई भी था उसने वो जो चीज बोली थी और जो चीज हमने सुनी थी वो बिल्कुल भी धोखा नहीं हो सकती थी। पर तभी इस शाम को मेरी नानी अस्पताल में आ जाती हैं और अस्पताल में आने के बाद जब हम लोगों से पूछती हैं कि सुहाना कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ तब बता पाते जब हमें खुद पता होता कि वो कहाँ है। लेकिन नानी के आते ही पता नहीं वो अचानक से कहाँ से आती हैं और फिर नीचे झुककर नानी को प्रणाम करती हैं और बड़ी ही खुशी खुशी उनसे मिलने लगती हैं। लेकिन वहां पर भी एक चीज हुई थी कि जब उन्होंने नीचे झुककर नानी के पैरों में उन्हें प्रणाम किया था तो नानी अजीब तरीके से हल्की सी चीखी और फिर अपने एक पैर की तरफ गौर से देखने लगी, क्योंकि नानी के पैर को छूते वक्त सुहाना दीदी ने अपने नाखूनों से उनके पैर पर एक खरोच मार दी थी, जिसकी वजह से वहां से नानी का खून निकलने लगा था। पर तभी सुहाना दीदी कहती हैं कि अरे नानी सॉरी, वो जल्दबाजी में अचानक से मेरा हाथ थोड़ा तेजी से आपके पैर के ऊपर लग गया। तो फिर इस बात को नानी भी नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन तभी सुहाना दीदी से बिना कुछ बोल ही नानी अचानक से ही उनके गले में एक ताबीज डाल देती हैं। और ये काम नानी ने इतनी तेजी से किया था कि हम लोगों को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। जिस तरीके से शादी के टाइम पर कोई दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में कोई माला डालते हैं, ठीक वैसे ही नानी ने वो ताबीज झट से सुहाना दीदी के गले में डाल दिया था। और मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि जैसे ही नानी ने वो ताबीज सुहाना दीदी के गले में डाला तो उनको एक बहुत तेज झटका लगा था और उस झटके के साथ ही वो मुझे और मम्मी को देखकर हम लोगों से कहने लगती हैं कि अरे रिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? और मम्मी, हम लोग यहाँ अस्पताल में क्यों आए हुए हैं? अब जब उन्होंने ये बात बोली तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। क्या इतने दिनों से जब वो हमारे साथ अस्पताल में रह रही थी तो उनको ये पता नहीं था कि हम लोग किस वजह से यहाँ पर हैं? पर शायद कुछ ऐसा था जिसको हम लोग नहीं समझ पाए थे, पर नानी समझ गई थी। इसी वजह से वो सुहाना दीदी को बताती हैं कि बेटा, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जिस वक्त नानी उनसे ये बात बोल रही थी उस वक्त सुहाना दीदी पता नहीं अजीब तरीके से अंगड़ाई ले रही थी। कुछ ऐसा था जो उनके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके हाथ पैर जिस तरीके से अकड़ रहे थे उसको देखकर यह लग रहा था कि वो चाहकर भी सुहाना दीदी के शरीर के अंदर नहीं घुस पा रहा है। लेकिन फिर नानी सुहाना दीदी को वहीं से अपने साथ लेकर और हम दोनों को भी जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचने का बोलकर हमारे घर के लिए निकल गई थी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि नानी सुहाना दीदी को अपने साथ अकेले इस वजह से लेकर गई थी क्योंकि जैसे ही नानी सुहाना दीदी को अस्पताल से लेकर बाहर पहुंची तो हम लोगों ने देखा कि उनके साथ कोई एक बहुत बड़े पंडित जी थे जो कि अपनी गाड़ी में उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त गाड़ी में बैठते टाइम नानी ने हम लोगों को भी घर की तरफ आने का इशारा किया था। इसी वजह से कुछ ही देर बाद मैं और मम्मी भी हमारे घर पर पहुंच चुके थे। लेकिन घर पर पहुंचने के बाद जो चीज हमने देखी उसको देखकर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त हमारे घर पर उन बड़े पंडित जी सहित टोटल 11 पंडित थे जिन्होंने हमारे पूरे घर को एक पूजा घर के रूप में बदल दिया गया था। घर के लिविंग एरिया में बीचों बीच एक हवन कुंड बना हुआ था और वो सारे के सारे पंडित वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही सुहाना दीदी ने हमारे घर की दहलीज के ऊपर कदम रखा और घर की दहलीज पर कदम रखने के बाद जब वो नानी के साथ चलती हुई अंदर की तरफ गई तो उनके पैरों के तलवे के निशान उस वक्त फर्श के ऊपर छूटते जा रहे थे। और वो निशान किसी लाल रंग के नहीं थे, बल्कि वो निशान बिल्कुल काले कोयले के जैसे निशान थे, जैसे कि किसी ने कोयले से पैरों के निशान बनाए हों। जैसे ही उनका पैर कहीं से उठकर दूसरी जगह रखता तो उसी जगह पर उस तरह का काले पैरों वाला निशान बन जाता था। अब उतनी भयानक चीज देखकर तो नानी का भी मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उस चीज को देखकर नानी को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि इस वक्त सुहाना दीदी के ऊपर जो कोई भी चीज हावी है वो कोई साधारण चीज नहीं बल्कि कोई बहुत ही भयानक चीज है। लेकिन जैसे ही सुहाना दीदी थोड़ा अंदर की तरफ जाती है तो वो जो सारे पंडित थे वो अपने हाथों में कुछ लेकर जोर से उनके ऊपर मारते हैं। दिखने में वो कुछ दूध और गंगा जल के जैसा था, पर जैसे ही उन्होंने वो चीज सुहाना दीदी के शरीर के ऊपर मारी तो सुहाना दीदी अजीब तरीके से उछलकर
किसी मकड़ी के जैसे फर्श के ऊपर उकड़ू पोजीशन में बैठ जाती हैं और फिर उन पंडितों की तरफ उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी भी पंडित की तरफ जाती तो वो पंडित उनके ऊपर वही दूध और गंगा जल डाल देता, जिसकी वजह से वो फिर से पीछे की तरफ हट जाती और देखते ही देखते वो पूरे घर में किसी बंदर की तरह उछल कूद करने लगी थी। पर तभी वो जो बड़े पंडित जी थे वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद अपने हाथ में एक राख लेकर सीधा सुहाना दीदी के सिर के बालों को पकड़ते हैं और उसके बाद उनके ललाट के ऊपर उसको लगा देते हैं। उस राख को उनके ललाट पर लगाते ही सुहाना दीदी बिल्कुल बेजान होकर नीचे गिर गई थी। और फिर जब पंडित जी सामने की तरफ जाकर बैठ गए तो वो भी चुपचाप उनके सामने जाकर बैठ गई थी। और फिर वो पंडित जी उनसे पूछते हैं कि बता, कौन है तू और क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है। तो उनके ऐसा पूछते ही वो पहले तो अपने सिर को नमे हिलाने लगती हैं और अजीब तरीके से जोर जोर से किलकारियां मारने लगी थी। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने एक बार फिर से उसी तरह की राख से भरी हुई अपने हाथ की मुट्ठी को उनके ऊपर मारा तो फिर वो काफी तेजी से उसी तरीके से चीखने लगती हैं जैसे कि उनको उस चीज की वजह से दर्द हो रहा हो। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो किसी तोते की तरह उनके सामने मिमियाने लगती हैं। लेकिन जिस वक्त वो कुछ बोल रही थी उस वक्त वो आवाज सुहाना दीदी की नहीं थी, बल्कि वो वही आवाज थी जिस अधेड़ उम्र वाली आवाज में वो कई बार हम लोगों को डराया करती थी। उस आवाज में बोलते हुए सुहाना दीदी ने हम लोगों के सामने उन पंडित जी से कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, बल्कि मुझे तो इस लड़की के ऊपर छोड़ गया है। अब जैसे ही पंडित जी ने सुहाना दीदी के मुंह से ये आवाज सुनी तो पंडित जी उससे पूछते हैं कि तो किसके कहने पर इस लड़की के ऊपर आया है और कौन है तू। तो सुहाना दीदी उसी आवाज में बोलती हैं कि मैं तो किसी के द्वारा सिद्ध किया गया पिशाच हूं। जिस किसी ने भी मुझे सिद्ध किया था वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मुझे अपने साथ रख रहा था, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि मैं तेरे लिए हर वो चीज करूंगा जो तू चाहेगा, पर मुझे मेरी हवस की भूख को शांत करने के लिए कोई लड़की चाहिए थी। इसी वजह से मैंने उससे लड़की की डिमांड की थी और फिर उसने कुछ ही दिनों में मुझे ये लड़की लाकर दी जो कि अब पूरी तरीके से मेरी है। इसको मैं बहुत चाहता हूं और इसको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये मुझे हर रात बहुत ज्यादा मजा देती है। अब जैसे ही सुहाना दीदी के शरीर में उस आवाज में वो जो कोई भी था वो ये बात बोलता है तो पंडित जी काफी गुस्से में उससे कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती किसी बेकसूर लड़की के साथ ये सब करते हुए। तो पंडित के ऐसा कहते ही सुहाना दीदी काफी भारी सी आवाज में बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगती हैं। और फिर देखते ही देखते ये सब चीजें जब हो रही थीं तो उस दौरान मम्मी काफी जोर से उन पंडित जी से बोलती हैं कि आखिर ये किसके कहने पर मेरी बेटी के शरीर पर आया है, आप सिर्फ इसे इतना पूछ लो। तो मम्मी के ऐसा कहते ही सुहाना दीदी अपनी गर्दन को एक झटके में ही मम्मी की तरफ घुमाती है और अपनी आंखों को पूरा का पूरा ऊपर की तरफ चढ़ाकर उनकी ओर बहुत ही अजीब तरीके से घूरते हुए देखने लगी थी। और उस तरीके से घूरते हुए देखने के साथ साथ इतने डरावनी तरीके से हंस रही थी कि जैसे वो मम्मी को खा ही जाएगी। पर तभी पंडित जी जब उससे ये बात पूछते हैं तो वो बोलती हैं कि चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मुझको किसने भेजा है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो फिर पंडित जी कुछ 2-4 मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो जो कोई भी था वो बताता है कि मुझे जिस किसी ने भी भेजा है वो कोई बाहर का नहीं है बल्कि इनके घर का ही है। तो पंडित जी पूछते हैं कि सीधा सीधा नाम बता कौन है। तो वो बोलता है कि मैं अपने मुंह से उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि वही है जिसके घर से ये लोग अपनी इस बेटी को लेकर आए थे। अब जैसे ही मम्मी ने और मैंने ये बात सुनी तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारी खुद की बुआ हमारे साथ ये सब कुछ कर सकती थी ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही कभी हमने उनके लिए ऐसा सोचा था। हालांकि मम्मी की और उनकी थोड़ी कम बनती थी, लेकिन वो इस तरीके से हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। ये बात जानकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। पर तभी वो पंडिता जी सुहाना दीदी के शरीर में जो कोई भी था उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो पंडित जी के ऐसा पूछने पर वो बोलता है कि उसकी आज तक कोई औलाद नहीं हुई है और वो अपनी औलाद पैदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने मुझसे यही डिमांड की थी कि मैं कैसे भी करके उन्हें एक बेटा दे दूं
और उस चीज के लिए वो हर रोज रात के वक्त मेरे साथ बिस्तर में भी सोती हैं। लेकिन मुझे उस अधेड़ उम्र की औरत से ज्यादा कोई जवान लड़की चाहिए थी। इसी वजह से मैंने उससे कहा था कि मैं तेरी कोख में एक बच्चा तो डाल दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए ये चीज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इस लड़की को अपना बलि का बकरा बनाया था। अब बुआ के बारे में इतनी भयानक चीज सुनकर हम लोगों को ये यकीन ही नहीं हुआ था कि वो वास्तव में ही ऐसा कुछ कर सकती हैं। पर धीरे धीरे सारी चीजें खुलकर हम लोगों के सामने आने लगी थी, जिसके बाद पंडित जी ने वो सुहाना दीदी के शरीर में जो कोई भी था उसको एक कांच की शीशी में कैद कर लिया था। क्योंकि कुछ देर बाद पंडित जी ने वो शीशी खोली और सुहाना दीदी के मुंह से एक अजीब सा काला धुआं निकलता है और वो उस धुएं को उस कांच की शीशी में कैद कर लेते हैं और फिर वहां से जाते जाते मेरी नानी से कहकर जाते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी बेटी को इस घर से और इस शहर से पूरे परिवार सहित कहीं दूर भेज दो। और जिस भी रिश्तेदार की बात यहां पर निकल कर आई थी, जिसने उनके साथ ये सब कुछ किया है, उसको इन सब चीजों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए और ना ही जिंदगी में उन्हें कभी ये पता होना चाहिए कि ये लोग कहाँ हैं। क्योंकि अगर एक बार उनको ये पता चल गया कि ये लोग कहाँ हैं, तो फिर वो इनके परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब जिस दिन ये चीज हुई थी उसके अगले दिन वाली रात को ही हम लोगों ने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और जो मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको भी हमने किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया था। आज हम लोग उस घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पर हमारी गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। इसके बारे में सिर्फ मेरी मम्मी के ननिहाल वालों को पता है। उसके अलावा ना ही तो हमारी बुआ को यह पता है, जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया था, कि हम लोग कहाँ हैं। क्योंकि उस घर से आने के बाद हम लोगों ने हमारी सारी पहचान बदल दी है, हमारे मोबाइल नंबर बदल दिए हैं और हर वो चीज बदल दी है जो हमारी पिछली जिंदगी से ताल्लुकात रखती थी। क्योंकि जिंदा रहने के लिए और एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ा था। पर आप लोग अपने किसी ऐसे रिश्तेदार से या अड़ोसी पड़ोसी से बचकर रहिए जो आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दें। क्योंकि आज का जो जमाना है वो ऐसा है कि लोग सीधे मुंह लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि वो इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं और बाकी की चीजों के जरिए आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका सुकून देखकर उनको बहुत दुख होता है और वो सुकून सिर्फ पैसों का ही नहीं हो सकता। आप लोग ये मत सोचिए कि आपके पास पैसा है या आप बाकी के लोगों से अमीर हैं तो ही आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, बल्कि हर उस चीज से सामने वाले को जलन हो सकती है जो चीज आपके पास है और उसके पास नहीं है। जैसे कि हमारी बुआ के बच्चे नहीं थे और मेरी मम्मी के बच्चे थे, तो इस वजह से वो हमारे घर के साथ ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मेरी वो जो बुआ थी वो हमारी रियल बुआ नहीं थी और ना ही मेरे पापा की सगी बहन थी, बल्कि जो मेरे दादाजी थे उन्होंने 2 शादियां की थी। क्योंकि मेरी पहली दादी की तो किसी बीमारी के चलते मौत हो गई थी, पर वो जो मेरी बुआ थी वो मेरी पहली वाली दादी की बेटी थी। और मेरे जो पापा थे वो मेरे दादाजी ने जब दूसरी शादी की थी तो उन दूसरी दादी के बेटे थे। तो ऐसे में पहले भी कई बार प्रॉपर्टी को लेकर पापा के और बुआ के बीच में विवाद हो चुका था। लेकिन ये चीज इतने गहरे बदले में बदल जाएगी इसका हमें पता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले रोहित पटेल हैं प्रयागराज से, अमित तिवारी हैं यूपी से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, दिनेश कुमार हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, सैयद रिजवान हैं बेंगलुरु से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, तुषार मिश्रा हैं लखनऊ से, अरुण चौहान हैं राजकोट गुजरात से, तेजवीर सिंह हैं नोएडा से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, शुभम हैं शिलोंग से, अर्जुन हैं गुजरात से, सोनू कबीर हैं सिकंदराबाद से, शरीक हैं माधेपुर से, सूरज तमांग हैं रोमानिया से, असलम इदरीसी हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, सुनील ठाकुर हैं गुजरात से, सनी वर्मा हैं फरुखाबाद से, रमेश शर्मा हैं रायपुर से, अरमान हैं कराची पाकिस्तान से, दशरथ हैं गुजरात से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, रोहित जाटव हैं बिहार से, शिखा हैं लखनऊ से, समुद्र श्रेष्ठा हैं
काठमांडू नेपाल से। फैजान है मालदीव से। विजय विश्वकर्मा है काठमांडू नेपाल से। शाकिर अंसारी हैं मुंबई से। ममता हैं अलीगढ़ से। रविंद्र हैं आगरा से। मोना अहमद हैं भोपाल से। ऋतु थापा हैं मीरठ से। निरुपमा नायक हैं ओडिशा से। मंसूरा हैं लंदन से। टूटंदे हैं नागालैंड से। हमदून और जियाना हैं मालदीव से। पंकज कुमार हैं पंजाब से। पूजा शर्मा हैं दिल्ली से। राजश्री हैं ठाणे मुंबई से। वाजिद तबस्सुम हैं लाहौर पाकिस्तान से। योगेश ध्रुव हैं छत्तीसगढ़ से। दया शंकर हैं यूपी से। आस्तिक थापा हैं हिमाचल से। स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से। साकी हैं बांग्लादेश से। कविता हैं पुणे से। समीर थुलुंग हैं नेपाल से। श्याम हैं मणिपुर से। अजहर हैं मलेशिया से। अयूब हासमी हैं रायबरेली से। हजवसा बासुमत्री हैं असम से। नेहा हैं ओडिशा से। महेश माहौर हैं अलीगढ़ से। राजेश कन्हार हैं ओडिशा से। अरुण चौहान हैं यूपी से। विशाल हैं यूपी से। जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, हरवीन और सविता हैं जालंधर सिटी पंजाब से। संगीता हैं बलिया से। कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से। अरुण चौहान हैं यूपी से। अनोखे लाल हैं यूपी से। शिवम सिंह हैं बिहार से। फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से। दीपक चौधरी हैं पालमपुर सालन हिमाचल प्रदेश से। राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से। बिलाल खान हैं भरूच से। विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से। फैजान अहमद हैं भोपाल से। सूरज पंडित हैं आगरा से। मोहन मंडल हैं झारखंड से। अरुण कुमार हैं अयोध्या से। रामजान शर्मा हैं एमपी से। अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से। शुभेंदु सिन्हा हैं असम से। पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से। पूनम हैं जमशेदपुर से। निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से। विनोद गुरुंग हैं दुबई से। अरविंद भाई, गीता बेन, राज, रिंकल, दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से। मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से। पार्वती चलवानी हैं पुणे महाराष्ट्र से। प्रभाती लामा हैं नेपाल से। सोनमानी हैं असम से। और सबसे लास्ट में पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना। कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।